Hello, friends. Good morning, all. How are you? I am fine. Actually, far better than earlier. Because, I told earlier also that I was struggling uh, from my health, plenty of problems in my health, and somewhere I dislocated my shoulder as well in my stairs in my home. So uh, now I'm pretty much fine, not 100%, but far better than earlier. Okay, students, now come to the point. ये जो क्लास हमारी है ये क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में हमने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर कर लिया है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने 3 लेक्चर्स में खत्म कर लिया है। आज बारी है बच्चों वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर का वेव नेचर। मैटर का वेव नेचर का मतलब क्या है बच्चों? देखो, जैसे कोई भी मैटर है, हमारे पास ये है, हमारे पास हम खुद हैं, ये कोई भी जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, वो वेव की तरह से एक्ट करता है। ये क्या मतलब हुआ भाई? वेव कैसे एक्ट करेगा भाई? एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है, फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस के है, FRENCH, फ्रेंच फिजिसिस्ट, नाम है उनका लुइस विक्टर डी ब्रोगली। हम इसको ब्रोगली बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में साफ मेंशन है कि ब्रोगली ना बोलें, इसको ब्रोय बोलें। ब्रोय इसको बोले BROY। लिखा तो जाएगा ऐसे, लेकिन बोलते हैं ऐसे। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो अगर हम रखेंगे तो दूसरा आदमी समझेगा कि हाँ इसको नॉलेज है। हालांकि ये फालतू की चीजें नहीं है बच्चों, किताब में मेंशन एनसीईआरटी में एक वर्ड, तो वही मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था लुइस विक्टर डी ब्रोगली, लेकिन उसको कैसे बोलेंगे? लिखा तो जाएगा ब्रोगली की तरीके से, लेकिन बोलेंगे लुइस विक्टर डी ब्रॉय। ठीक है। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो बनाई, इसमें आइंस्टीन ने जो अपना जो दावा लगाया क्या, कि भाई रेडिएशन जो होती है, जो लाइट होती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है। हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है। इन सब से क्या साबित हुआ कि लाइट के पास एक वेव नेचर है। लेकिन उसके बाद पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हुआ? जब आइंस्टीन ने बताया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब तक आप लाइट को फोटोन की तरह से नहीं मानोगे तो वो सिद्ध नहीं होता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई जो रेडिएशन है, जो लाइट है, वो जो है दो नेचर रखती है, ड्यूअल नेचर रखती है। रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है। मतलब ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल एंड वेव, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है भाई। उसने देखा, किसने? फोटो साइंटिस्ट जो थे, क्या नाम थे उनके? आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि रेडिएशन के पास डुअल नेचर है। क्या? एक तो पार्टिकल, एक वेव। वेव तो एक्चुअली आपने पहले ही पढ़ा, क्या? जिसमें आपने बताया इंटरफेरेंस हमने पढ़ा। इंटरफेरेंस कब हम पढ़ पाए? जब हमने माना कि लाइट एक वेव है। ठीक है। डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है। पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों। तो इन सब से हमें पता चल गया था कि लाइट एक वेव नेचर की है, जबकि जो पार्टिकल नेचर था, जिसमें भी हमने क्या, किससे देखा पार्टिकल नेचर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और भी कई इफेक्ट हैं बच्चों, कॉम्पटन इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना। लेकिन अभी हमने यही पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया है एक्चुअली। तो इन दोनों से, यहां से हमें पता चल गया कि रेडिएशन के पास दो नेचर होती हैं, मतलब एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। तो सिद्ध तो यहीं से हो गया, प्रूव तो यहीं से हो गया कि पार्टिकल है तो वेव है, वेव है तो पार्टिकल है। बस इसी चीज को इन्होंने लुइस डी ब्रॉय ने
कैच कर लिया और बोल दिया कि भाई हर एक पार्टिकल जिसके पास अपना मोमेंटम हो, जो किसी स्पीड से जा रहा हो, भाई पार्टिकल है तो मास तो होगा ही होगा, और अगर वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है मतलब उसमें कोई स्पीड है तो मोमेंटम हो गई। मतलब ऐसा पार्टिकल जिसके पास अपना मोमेंटम है तो जरूर उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, वो वेव नेचर शो करता है। बस उसने इसको देख के ही बोल दिया, इसको देख के उसने बोल दिया। उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था ये कहने के लिए, उसने बस ये बोल दिया, एक हाइपोथेसिस, मतलब वहां से आइडिया लगाया और स्ट्रांगली उसने सोच लिया कि ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, एक्चुअली में मैंने सुना है कि ये जो है अपने रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो 1924 में 1924 में इन्होंने लुइस विक्टर डी ब्रोय ने एक हाइपोथेसिस लिखी, और काफी बोल्ड हाइपोथेसिस, ये वर्ड आपकी बुक में लिखे हुए, बोल्ड हाइपोथेसिस, मतलब उसने कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, उसने सीधा कह दिया कि पार्टिकल वेव नेचर रखता है। तो लिखे यहां पर इन 1924 डी ब्रोय, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं बच्चों, डी ब्रोय, लिखेंगे ब्रोगली लेकिन बोलेंगे डी ब्रोय। इन 1924 डी ब्रोगली proposed a bold hypothesis। बोल्ड किस लिए बोला भाई, इसलिए कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। उसने कहा कि प्रूफ तो नहीं है लेकिन ये पक्का होता, मुझे पूरा विश्वास है। ही proposed a bold hypothesis। शायद वो अपनी रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो उसमें थीसिस लिख रहे थे। उस थीसिस में टॉपिक उन्होंने यही दिया कि भाई जो है क्या लिखा, देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूं, उसने लिखा कि every moving particle of matter, should show every moving particle should show wave-like properties under suitable conditions, wave-like properties under suitable conditions के बारे में बताएंगे क्या है। ये देखो, इसको दोबारा पढ़ो बच्चों, क्या कहा है, एवरी मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब मैटर का कोई भी पार्टिकल जो चल रहा है, मतलब उसके पास मोमेंटम है, शुड शो वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वो वेव जैसा शो करेगा अंडर सुटेबल कंडीशंस। और इतना बोल करके जब उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम्हारा दावा क्या है, कैसे सिद्ध कर सकते हो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई नेचर में सिमेट्री होती है, मतलब नेचर है सिमेट्री। कैसे कि नेचर में दो चीजें हैं, एक है मैटर, एक है एनर्जी। तो मैटर एनर्जी है और एनर्जी मैटर है। मैटर एनर्जी कैसे हुआ बच्चों, देखो इसने कहा कि नेचर हैज टू बेसिक एंटिटीज। उसने उसके रीजन दिया, रीजन क्या दिया उसमें, यहां लिख रहे हैं, उसने रीजन दिया, इसने रीजन दिया कि नेचर इज सिमेट्रिकल, नेचर सिमेट्रिकल है। उसने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, तो इससे भी हो जाएगा उल्टा, रिवर्स, वाइस वर्सा, जैसे को तैसा। नेचर इज सिमेट्रिकल, नेचर सिमेट्रिकल है, मतलब टू बेसिक एंटिटीज, दो बेसिक एंटिटीज क्या है जो सबसे स्मॉल है, जैसे कि क्या कहेंगे, मैटर एंड एनर्जी, ये बेसिक एंटिटीज हैं। एक मैटर एक एनर्जी। तो मैटर जब एनर्जी हो सकता है, एनर्जी मतलब वेव कह लो भाई, वेव क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। मैटर क्या है, पार्टिकल है ना। तो देखो ये पार्टिकल है, ये वेव है, मतलब ये मैटर है, ये एनर्जी है। तो उसने कहा मैटर और एनर्जी जो है वो सिमेट्रिकल है, नेचर में सिमेट्रिकल पाई जाती है। अगर मैटर है तो एनर्जी होगी, एनर्जी को मैटर और मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। इसके आगे भी बहुत सारे प्रूफ आए, ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस वगैरह। तो यहां से भी उसने देखा और उसके बेस पे उसने कॉन्फिडेंस इतना उसका जाग गया कि उसने ये सब बोल दिया। उसने फिर एग्जांपल के तौर पे, रीजन के तौर पे उसने ये कहा कि भाई नेचर में सिमेट्रिकल है, मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर हो सकता है। तो फिर इसने
इक्वेशन भी दे दिया बच्चों इसके बेस पे, डी ब्रोगली रिलेशन। जैसे उसने बताया कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव की तरह से वेव वाली प्रॉपर्टी उसको एग्जिबिट करनी चाहिए। उसने शुड वर्ड यूज किया कि मेरे हिसाब से करनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। तो फिर उससे पूछा गया कि भाई क्या इसको किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, कैसे रिलेशन निकलेगा, कैसे वैल्यूज आएंगी, अगर वेव है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो उसने कहा वेव नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या बोला उसने, डी ब्रोय रिलेशन, उसने एक रिलेशन दिया जो क्या बता रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। उसने कहा कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी होता है, h बाई पी होगा मेरे हिसाब से, वेयर h इज द, अभी और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, h बटा मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि ये आपका वेवलेंथ हो गया। ठीक है, अगर आप यहां से लिखना चाहो तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब क्योंकि उसके नाम पे था तो इस वेवलेंथ को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोल दिया गया। ये सब जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, PLNAK, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, बार बार याद रखें, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। P है भाई मोमेंटम, P है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और मोमेंटम आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये मास ऑफ पार्टिकल हो गया बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो देखो इस इक्वेशन में आपको दोनों चीजें समझ में आ रही हैं क्या, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। कैसे, इस इक्वेशन को अगर आप यहां से दोबारा से लिखें, क्या आ गया, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको वेव लेंथ लेमडा, लेमडा का मतलब क्या है, किसी वेव की वेव लेंथ होती है, तो इट इज लिंक्ड विद द, ये कह रहे हैं कि ऐसा एट्रीब्यूट है जो वेव का है, इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ वेव, इट इज वेवलेंथ इज एट्रीब्यूट, मतलब रिलेटेड है, एट्रीब्यूट ऑफ वेव, ये एक वेव का एट्रीब्यूट हुआ लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी, और राइट हैंड साइड में ये तो ठीक है, इनको जोड़ रहा है दोनों को, और ये क्या चीज हुआ, ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल, ये हुआ एट्रीब्यूट ऑफ पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल को बताते हुए है। देखो मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास, पार्टिकल का मास होता है अपना और वो चलता है तो उसका मोमेंटम हो गया। मतलब ये चीज बता रही है कि पार्टिकल है, पार्टिकल का एट्रीब्यूट हुआ ये, मतलब ये चीज किसका दावा ठोक रहा है कि पार्टिकल है भाई। ये क्या है, वेवलेंथ, मतलब ये वेव का दावा ठोक रहा है, एट्रीब्यूट ऑफ वेव। और एच क्या करता है, एच इन दोनों को रिलेट करता है, एच क्या करता है, एच रिलेट्स बोथ वेव नेचर मतलब लेमडा एंड पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर मतलब मोमेंटम। ठीक है बच्चों, यही इसका रिलेशन था। डी ब्रोय ने क्या कहा कि भाई द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p क्या है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, द वेवलेंथ associated with a particle, the wavelength associated with a particle of momentum p is given by de Broglie रिलेशन। तो यही है वो डी ब्रोगली रिलेशन। डी ब्रोय ने क्या कहा कि जो वेवलेंथ होगी, जैसे मान लो ये पार्टिकल अगर आप इसको चला दें, इसको स्पीड दे दें, तो ये एक वेवलेंथ बनाने लगेगा, मतलब वेव नेचर इसके अंदर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा
जो इसका वेव नेचर आ जाएगा तो कोई वेवलेंथ भी होगी। तो कह रहा है जो वेवलेंथ होगी इसके साथ लगती हुई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, इस पार्टिकल की जो वेवलेंथ होगी और उस पार्टिकल का कोई मोमेंटम है वो ऐसे दिया जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। ये हमने p को तोड़ दिया क्योंकि p होता है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों ये आ गया। अब यहां से लोगों ने कहा कि ठीक है भाई हम चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो इसकी कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, कहीं नहीं दिख रहा हमें वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए। तो उसने ये बताया कि जो ये रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, इसमें देखो मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होनी चाहिए। जो ट्रेन, जो एरोप्लेन, जो आप खुद या किसी बॉल या फुटबॉल की आप बात कर रहे हो, वो मास बहुत ज्यादा है। कह रहे हैं यार कहाँ ज्यादा है, बॉल की ले लें आधा किलो, पाव बॉल का तो इतना ही मास होता है, और वेलोसिटी। तो उसने कहा ठीक है भाई, लेकिन ऊपर भी तो देखो, ऊपर क्या है, वैल्यू 10 की पावर माइनस 34 है। तो नीचे में आप इस 34 को टैकल करने वाली चीज लोगे यानी कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा लोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तभी वेवलेंथ की कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी। यानी कि आपको v भी कम लेना है, आपको m भी कम लेना है। m कितना कम ले, 5 ग्राम 10 ग्राम नहीं भाई, मास इलेक्ट्रॉन्स का भी तो है। वैसे इस फार्मूले को लेकर के उन्होंने एक ट्राई करके देखा लोगों ने कि देखते हैं वेवलेंथ कितना आता है। तो मैं थोड़ी सी 1-2 लाइन साफ करके कोशिश करते हैं। आपकी किताब में दिया है कि भाई एक बॉल को लिया गया, एक बॉल लिया, एग्जाम्पल लिया, उन्होंने करके देखा कि वेवलेंथ कितना आता है। एक बॉल लिया, बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की बॉल लिया, ठीक है, विद वेलोसिटी कह रहे हैं मास भी कम लो, वेलोसिटी भी कम लो, तब जाके वेवलेंथ अच्छी खासी आएगी। ठीक है, मास हमने 10 ग्राम लिया, बहुत छोटा लिया, ट्रेन गाड़ी वगैरह नहीं, 10 ग्राम की एक बॉल ही ले ली। बॉल भी कितने की, ओनली 10 ग्राम की। वेलोसिटी कितनी ली, विद वेलोसिटी उसको भी हमने ज्यादा नहीं, बस 10 मीटर पर सेकंड से चलाया, थोड़ा ज्यादा 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी 10 ग्राम की बॉडी को। अब देखते हैं कितनी वेवलेंथ इसकी आएगी। तो लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये SI यूनिट हो गई, बटे में मास है 10 ग्राम, लेकिन ग्राम का किलोग्राम बनाना है। किलोग्राम बनाएंगे तो ग्राम का किलोग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, इंटू, और कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर, ये तो SI यूनिट हो गई, ये SI नहीं थी तो हमने किलोग्राम बना लिया। ये देखो एक ये कट गया, एक ये कट गया, 1/10 इधर, ऊपर जाके 10/1 हो जाएगा, यानी कि ये होने वाला है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 तो पहले से था, और ये देखो 1/10 ऊपर जाके 10/1, यानी कि 10/1 हो गया। ये 10 की पावर 1, ये 10 की पावर माइनस 34, यानी कि 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 33, और ये क्या आ जाएगा तो लेमडा SI यूनिट में आएगा, इनके मीटर में आ गया। अगर आप इसको नैनोमीटर में लिखोगे, नैनोमीटर में जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, हमने पढ़ा था गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड, आपका माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो जब आपने ये सब पढ़ी थी, सबसे कम वेवलेंथ जो थी, देखो इस तरफ जब हम जा रहे थे, हमने क्या बताया था, गामा के बाद आया था एक्स रे, फिर आया था अल्ट्रावायलेट, फिर विबग्योर, और फिर माइक्रोवेव, और फिर रेडियो वेव। तो बच्चों हमें ध्यान है, जब हम इस तरफ जा रहे थे तो उसकी एनर्जी बढ़ रही थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज हो रही थी और इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही थी। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ गामा की जो है, आपको याद होनी चाहिए, हमने पढ़ा था क्या थी, 10 टू पावर माइनस 34 माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 नैनोमीटर। इस नैनोमीटर से कम 10 टू पावर माइनस 3 नैनोमीटर से कम वाली जो वेवलेंथ होती हैं, वो मतलब इसके अराउंड समझ लो, 10 की पावर माइनस 3 नैनोमीटर के आसपास की, वो गामा रेज होती हैं। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, अगर आप इसको नैनोमीटर भी बनाए, नैनो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 9 होता है, तो यहाँ शायद दिखे नहीं, मैं सामने लिख देता हूँ, ये आ रहा है बच्चों 6.63 इंटू 10 टू पावर, अगर मैं 9 इसमें से निकाल दूं तो 33 में से 9 का 24 माइनस 24 नैनोमीटर। तो देखो बच्चों, ये तो बहुत कम थी, जो कि मेजर करना बहुत, मतलब हम कर लेते थे लेकिन बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, और इसको क्या करोगे, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ आ गई, 10 की पावर माइनस 24 नैनोमीटर, इतने आप इससे कम तो माप ही नहीं पाए अभी तक। तो ये तो -3 और 24 में कितना डिफरेंस हो गया। तो यहां से कहा गया फिर भी बहुत छोटा मास था,
आपने छोटा लिया था मास 10 ग्राम, लेकिन ये भी काफी नहीं था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स के मास को लेकर रख के देखो, फिर पता चलता है वेवलेंथ आएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बच्चों, 10⁻31 में होता है। तो नीचे -31, ऊपर -34, जो -31 है ऊपर जाकर के उसको कुछ काटेगा तो कुछ वैल्यू आती है। मतलब ये जो उसने बताया था हाइपोथेसिस, ये जने इलेक्ट्रॉन के लिए था, बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप बोल का छोटा सा मास लो तो उससे कुछ नहीं होना, वो वेवलेंथ लगभग 0 है, 0 भी नहीं है, बहुत ही छोटी, देखो इतने उसमें आ रहा है। तो इसके बाद फिर आगे क्या बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन को लेकर के बात करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एक मेटल में जब मूव करता है तो उसका, इलेक्ट्रॉन जब मेटल में मूव करता है तो उसकी स्पीड जो है 10⁵ या 10⁶ के आसपास होती है। लेकिन वो स्पीड, वो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो इतनी रैंडम है कि लगभग 0 है ना। वो ऐसे ऐसे अलाइन है इलेक्ट्रॉन की स्पीड की, लगभग 0 माना जाता है रेस्ट में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड मानने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रख देते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो मैं यहां पॉजिटिव ले लेता हूं, इधर नेगेटिव ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहां लगा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है भाई, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना, आप जानते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक बहुत कॉमन फार्मूला है, 12th की शुरुआत से ही आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पोटेंशियल की शुरुआत होती है। तो भाई यहां से वर्क का फॉर्मूला आ जाता है Q इंटू डेल्टा वी, ये डेल्टा वी है या V कुछ भी कह लो, तो Q इंटू वी आ जाता है वर्क, और वर्क ही एनर्जी होती है बच्चों। हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी ये फॉर्मूला लगाया था। तो वर्क को आप E भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो ये एनर्जी गेन कर लेता है। एनर्जी को यहां पे जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो आप ई को क्या कह सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाती है, क्यू इंटू वी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। हालांकि आप शुरू में लिख सकते हैं वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लेस कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। ठीक है, अब यहां से मोमेंटम जो होता है या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जान लो बच्चों, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन लाना चाहता हूं, तो रिलेशन कैसे आएगा, यहां से v की वैल्यू निकाल लो, v क्या हो जाता है P/m, और इस v की वैल्यू को यहां पे डाल दो। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, इधर लिख लो, ये भी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, सब जानते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई भाई, इज इक्वल टू हाफ m, v की वैल्यू डाल, तो v क्या है P/m होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया। एक m से एक m कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। ये रिलेशन सब जानते हैं, है ना, ये जो 9th में भी हमने करवाया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आ गया। मैं यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू रखना चाह रहा हूँ, तो वहां से मोमेंटम निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा P²= 2m। काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट में K लिख दूं, K लिख देता हूँ, K है, ठीक है। और P की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 2mk/√। ठीक है, ये मैंने 11th में करवाया था बच्चों को अभी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2mk, यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और मोमेंटम भी आ गया, तो ये रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/2mk, h/2mk, where k is the kinetic energy of the electron, जिस पोटेंशियल में आपने इसको रख रखा है। m is the mass of electron, ठीक है बच्चों, where m is mass of electron, mass of electron। ये इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम कर रहे हैं स्पेसिफिक, और कोई पार्टिकल नहीं है अभी इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों, क्योंकि सिद्ध हो गया भाई बहुत छोटे पार्टिकल के लिए ही वेवलेंथ निकलती है, तो बाकी सबको तो भूल ही जाओ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा कारगर साबित हुआ। तो यहाँ पर m को मास ऑफ पार्टिकल नहीं बल्कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा गया। और वो तुम जानते हो क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और k इज द काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी है वो हो गया। तो यहां पर जब आप इन वैल्यूज को डालते हो, एच की वैल्यू देखो, एच क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, नीचे 2 एम की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और काइनेटिक एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का मैं एक और वैल्यू डालना चाह रहा हूं। क्या डालना चाह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी देखो ये रहा Q इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख दूं बच्चों, Q इंटू वी, और Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे तो E ही होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पर K को पहले तो मैं, काइनेटिक एनर्जी को पहले तो मैं क्या डाल दूं बच्चों, Q इंटू वी, यानी कि E इंटू वी, ये तो चार्ज इंटू वी। तो E क्या है, E लिखेंगे चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो लिख दिया हमने यहाँ पे। ये क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस। ये है बच्चों जिस पोटेंशियल डिफरेंस में आपने इलेक्ट्रॉन को रख करके जो काइनेटिक एनर्जी बनाई, देखो मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को रखा तो इतनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, जितनी भी बन गई। पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V। ठीक है भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब E की भी वैल्यू डालो तो ये क्या हो जाता है, लेमडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आप जितना लगाओगे, आपने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, इसको V ही पढ़ा रहने दिया। ठीक है, और ये अंडरूट में था सारा, इसको मत भूलो, ये अंडरूट में था, ये भी अंडरूट में। तो बच्चों ये एक वैल्यू आ जाती है सोल्व करने के बाद, लेमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है क्या, 1.22 डिवाइडेड बाय √V इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। इलेक्ट्रॉन के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग वैल्यू है। ठीक है, और ये आती है बच्चों नैनोमीटर में, नैनोमीटर में लेमडा की वैल्यू इतनी आती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लो किसी पोटेंशियल डिफरेंस में आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी बनाई, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी ने कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन को लेके वो बात कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो सीधा उसकी वेवलेंथ निकल सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखेंगे, ये नैनोमीटर में वैल्यू आती है इसकी। कई जगह इसको एंगस्ट्रॉम भी लिखा जाता है। एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में क्या रिलेशन होता है बच्चों, नैनोमीटर तो बोलते हैं 10 की पावर 9 मीटर, एंगस्ट्रॉम ये ऊपर ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो अगर एंगस्ट्रॉम में लिखा हो तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 12.27 बटे V, जितना भी वोल्टेज बनेगा यहां पर इन एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम में आ गया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ 1.22 बटे √V, तो नैनोमीटर में आ जाता है। ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लें बच्चों, यही था इसमें, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। तो एनसीईआरटी से हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इरेज करते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला आपको केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। क्या लिखें, इट इज वैलिड ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाली आपने, देखो इलेक्ट्रॉन का मास डाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाला, तो लेमडा भी तो इलेक्ट्रॉन का ही आएगा ना। तो इस तरीके से लेमडा इलेक्ट्रॉन का आ रहा है। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना आपने बैटरी लगाई है वो पुट कर दोगे तो आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो बच्चों जल्दी से एक बार, हाँ 10 मिनट में क्वेश्चन पूरा करते हैं, जल्दी करते हैं, 30 मिनट हो गए हैं हमारे वीडियो को। 2 क्वेश्चन करना चाहेंगे, उन 2 क्वेश्चन से काफी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा, ताकि फिर आप और क्वेश्चन इस पे लगा सकते हो किताबों से, फिर आपको थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाएगा, है ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन ले लें। ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स, ए पार्टिकल is moving 3 times, a particle is moving 3 times as fast as an electron, as fast
एज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई पार्टिकल आपके पास है, वो कितना तेज चल रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन चलता है ना उसका 3 गुना चल रहा है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली या डी ब्रोय बच्चों, डी ब्रोय वेवलेंथ, रेशियो ऑफ डी ब्रोय वेवलेंथ, रेशियो ऑफ डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल to that of the electron, is 1.813 into 10 to power minus 4. Calculate the particle's mass and identify the particle. Calculate the particle's mass and identify the particle. Identify the particle. ये क्वेश्चन है भाई, तो जल्दी से सोल्व करते हैं इसको। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे ई लिख देता हूं, पार्टिकल नीचे पी लिख देता हूं। तो एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो 3 गुना चल रहा है इलेक्ट्रॉन की स्पीड से। तो मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को वीई बोल दूं तो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल इज मूविंग 3 times, तो इसका 3 गुना कर दें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया। ठीक है भाई, यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। 3 times जा रहा है, देखो वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसका 3 गुना, ये दिया हुआ यहां तक पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, मतलब वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बटा वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इनका रेशियो दे रखा है 1.813 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। कैलकुलेट द पार्टिकल मास, तो कह रहे हैं मास ऑफ पार्टिकल निकालो, मास ऑफ पार्टिकल निकालो। तो भाई मास ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता। नहीं भाई पता है, क्या पता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, पी के टुकड़े कर लो एम इंटू वी। तो देखो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, यहां से एम निकालो, एम को उधर ले जाओगे लेमडा नीचे आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू एच बाई लेमडा वी, एच बाई लेमडा वी हो गया। तो बच्चों आपको लेमडा पी बाई लेमडा ई दे रखा है, कोई बात नहीं। अब मास निकालना है, मास ऑफ पार्टिकल, क्या लिखा, कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास। तो पार्टिकल का मास जो होगा वो क्या होगा, एच बाई पार्टिकल का वेवलेंथ और पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का वेवलेंथ और पार्टिकल की वेलोसिटी। अब देखो पार्टिकल की वेवलेंथ तो यहां से पता चल रही है, यहां से जो गिवन है, क्या गिवन है, लेमडा पी बाई लेमडा इतना दिया होता, तो लेमडा पी क्या हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वो होगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1.813 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये हमने निकाल लिया, जो काम आएगा लेमडा पी डाल देंगे यहाँ पे। वीपी कैसे आएगा, यहां से वीपी है, देखो ये तो दिया ही हुआ है, वीपी और लेमडा पी इसमें डाल दो तो मास ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। क्या मास ऑफ पार्टिकल, यहां लिखूं क्या, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू एच, एच क्या है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा पी क्या है बच्चों, लेमडा पी है लेमडा ई इंटू में 1.813 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अगर मैं वीपी डालूं, ये तो लेमडा पी डाल दिया हमने यहाँ पे, लेमडा पी डाल दिया, वीपी और डालो, वीपी क्या है 3वीई, वीपी है 3वीई, ये वीपी डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करो तो एमपी क्या हो जाता है, एमपी इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई लेमडा ईवीई को इकट्ठा कर दें, लेमडा ईवीई और इनको एक साथ कर दें, क्या हो जाएगा 1.813 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू में 3। ठीक है भाई, तो ये देखो ये है क्या, वैसे एच है, एच बाई लेमडा ई बाई वीई। देखो फार्मूला क्या होता था, ये है ना सर, असली फार्मूला तो ये दिया हुआ आपको। पार्टिकल के लिए आपने क्या किया, या इस फार्मूले में देख लो,
भाई ये जो आया है यहीं से तो आया है, आप m को इधर ले गए, लेमडा को इधर ले आए, तो आपने m के साथ p लगा दिया, तो लेमडा और v के साथ भी p लगा दिया। भाई h तो कांस्टेंट है, पार्टिकल के लिए अलग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग नहीं होगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पर m ऑफ p निकाल दिया आपने, पार्टिकल ऑफ मास ऑफ पार्टिकल निकाल दिया। अब मास ऑफ पार्टिकल निकाल दिया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कर सकते हो वैसे ही, कैसे, h बटा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h बाई लेमडा ई वी ई, ये तो h है, लेमडा ई वी ई, ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हटा के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो अब ये क्या हो जाता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू h बाई लेमडा ई वी ई, ये होता है m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, डिवाइडेड बाई 1.813 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू में 3। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको और सोल्व करो, मास ऑफ पार्टिकल क्या पूछा उसने, निकलवाया है कितना है, ठीक है, निकाल लो। तो ये हो जाएगा -4, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो 10 का तो हिसाब कर दो पहले ही, ऊपर क्या हो जाएगा -27, 10 की पावर -27 आने वाली है। और इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 2 3 एक 3 और 2 5, इतना आ गया। ठीक है, और ऊपर आ गया था आपका 9.1, तो 9.1 को 5 से करते हैं तो ये 2 पे पूरा जाता नहीं है, 1 पॉइंट कुछ आता है, तो मास ऑफ पार्टिकल आ गया 1.6 कुछ आ रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर, बच्चों ये मैंने क्या कर दिया, ये 9 एक मिनट, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है मुझे, क्या किया है, ये 9.1 यहाँ नहीं था क्या, हमने मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर, ये नीचे, अच्छा 10 की पावर ऊपर चली गई थी बच्चों, मैंने पहले ऊपर लिख दिया, 10 का हिसाब ऊपर लिख दिया था, और नीचे क्या रह गया, नीचे ये, और हाँ इसके साथ में पावर थी 9.1। ठीक है, तो ये तो ऊपर ही था, ये तो ऊपर ही था बच्चों, इसको ढंग से लिखो, देखो कैसे है, यहाँ पर तो था ऊपर 9.1 इंटू ये बटा में, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 3 3 3 8 24, 2 3 3 2 5, ये आ गया था। तो इसको डिवाइड करते हैं, 2 पे आ नहीं रहा है, यानी कि मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1.6 समथिंग आ रहा है इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। तो बच्चों देखो ये क्या कह रहा है, मास ऑफ पार्टिकल निकालो, आइडेंटिफाई करो वो पार्टिकल क्या है। तो देखो पार्टिकल की मास जो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 18 1 बाई, या ऐसे कहो कि एक प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हैवियर होता है, 36 टाइम्स हैवियर, लगभग 2000 के आसपास है ना। ए प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से एक प्रोटॉन देखो लगभग 2000 गुणा 4 की पावर का डिफरेंस है ना, या 27 है या 31 है, तो ये आप कह सकते हो इट इज ए प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन ही हो सकता है। ठीक है बच्चों, हमने ये एक अच्छा सा सवाल लिया था, थोड़ा सा सही सवाल था, देखता हूं क्या हो गया है। हाँ तो बच्चों टाइम काफी हो गया है, आप इस तरीके से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने निकाला। बस मेन आपको याद रखना है यही, वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी को आपने mv कर दिया। इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आएगा, किसी इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो आप v की वैल्यू डाल देंगे, v की वैल्यू डालेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल सवाल होता है। मैंने थोड़ा सा अच्छा सवाल लिया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जब ये लेमडा इक्वल टू h बाई एम वी है, अगर आप m निकालेंगे तो m वहां लेमडा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पार्टिकल के लिए m किया, तो यहाँ पर p क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि h दोनों के लिए सेम है। बस यहाँ पर e लिखा तो ये दोनों e हो गया, यहाँ m लिखा तो ये दोनों हो गया, और उस तरीके से आप पुट करते हो तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आज एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में सब क्लियर हो गया है। इसके बाद हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आप जो इसको अच्छे से रिवाइज करें, किताब से जरूर पढ़ें मेरे लेक्चर देखने के बाद, और क्वेश्चंस जरूर लगाएं। एनसीईआरटी में जो अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेकर आएंगे, लेकिन पहले एक बार सिलेबस को पूरा कर लें बच्चों। ओके, बाय बाय।